Hello everyone, I hope you all are doing well, and before starting today's video I request to all viewers, please subscribe the YouTube channel Anjan Classes, the Commerce Hub, and also press the bell icon for future videos. In our YouTube channel, in future videos and today's video, we will discuss classical theory of employment and Keynesian theory of employment and their comparison. These two theories are very much important from your exam point of view and also from your subject point of view. So if you are the student of economics, then you will study a subject that is macroeconomics, and these two theories are very much important part of macroeconomics. So वीडियो को शुरू करते हैं. क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंट्रोडक्शन एंड अजम्पशंस. सो इन अजम्पशंस के ऊपर हम फिर आएंगे. पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो है क्या. क्लासिकल थ्योरी जो है, नंबर ऑफ जो भी हमारे इकोनॉमिक्स हैं जो उस टाइम के ऊपर इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे थे, इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी जो डेवलपमेंट में से जो एक थ्योरी आई, दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी. अलग अलग जो इकोनॉमिक्स थे उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो फर्दर कन्वर्ट हुए अजम्पशंस में. अब हाँ जी, तो जो आपकी क्लासिकल थ्योरी है इसमें जैसे कि आपके मार्शल जो है, हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने भी इस थ्योरी में जो है बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. पिगू ने दिया है, ऑस्कर लेंगे ने दिया है, और भी ऐसे जो आपके इकोनॉमिक्स हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सो इन फ्यूचर हम इनकी बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था. सो ये थ्योरी जो है, जब भी आप किसी थ्योरी या किसी डॉक्ट्राइन या किसी प्रिंसिपल की बात करते हो तो वो पर्टिकुलर थिंग जो है पर्टिकुलर सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं. सो वो सिचुएशंस जो हैं बाद में कन्वर्ट होती हैं उनकी अजम्पशंस में. सो ये थ्योरी जो है कुछ पैरामीटर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं. तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? सो सबसे पहले कि जो आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो किस सिचुएशन में अप्लाई होगी, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू से देयर विल बी ईच एंड every citizen or people is agree to work at existing wage rate. yes, बिल्कुल, कि अगर आपको 10 रुपये दिए जा रहे हैं तो भी आप काम करने को राज़ी हो, आपको 100 मिल रहे हैं तब भी आप काम करने को राज़ी हो, और इससे ज़्यादा मिल रहे हैं तब भी. अगर कोई 10 रुपीज़ और लोएस्ट वेज रेट पे काम करने को राज़ी नहीं है तो भी वो सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट कवर होगी. क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि आपको जॉब ऑफ़र हुआ था बट आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. सो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो आपको एज अज्यूम करना पड़ेगा. सेकंड है कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन दिस टाइप ऑफ थ्योरी कि गवर्नमेंट, अदरवाइज़ क्या होता है, गवर्नमेंट कोई डिसीज़न लेके अगर कहीं पे कोई मिसमैच होता है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का तो वहाँ पे उसको इक्वलाइज कर देती है. बट देयर विल बी नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट अजम्पशन है क्लोज्ड इकोनॉमी. सो जिन सिचुएशंस में आपने क्लासिकल थ्योरी को अप्लाई करना है वहाँ पे इकॉनमी जो है क्लोज्ड होगी. देयर विल बी नो फॉरेन ट्रेड इन द इकॉनमी. इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. जी बिल्कुल, जितना भी सेव होगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट. दैट इज़ द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इंटरेस्ट इलास्टिक हैं. मीन्स टू से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो सेविंग इंक्रीज होएगी, अगर कम होगा तो सेविंग्स कम होगी. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट एंड सेविंग. दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है? दैट इज़ नेगेटिव. मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी. तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप. दे विल रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट अजम्पशन है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ
वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस। जी हाँ, बिल्कुल, वेज कट के थ्रू आप जो सप्लाई ऑफ लेबर है, डिमांड फॉर लेबर है, उसे कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी। अगर आपने इक्विलिब्रियम लेना है, ये थ्योरी जो है लॉन्ग टाइम पीरियड में अप्लाई होगी और लॉन्ग टाइम पीरियड में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ऑटोमेटिकली जो भी एडजस्टमेंट है वो हो जाएगी। इंटरेस्ट भी फ्लेक्सिबल होगा, प्राइसेस भी फ्लेक्सिबल होंगे और वेजेस भी फ्लेक्सिबल होंगी। देन है परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट में ही ये थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो और किसी मार्केट में आप नहीं कर सकते। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मीन्स कि आपके जो यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा, हमने नंबर ऑफ लॉज पढ़े हुए हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मीन्स अगर 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 100 आपको लेबर चाहिए, तो इस केस में क्या है कि अगर आप 100 से एक भी लेबर अबव करते हो तो आपके रिटर्न्स, आपके प्रॉफिट्स डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, बिल्कुल यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है दैट विल बी कांस्टेंट। मीन्स टू से ये टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो आप वैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हो वो भी कांस्टेंट है और जो आप प्रोडक्शन टेक्निक्स की बात करते हो वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर आप लेबर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप लेबर ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज। मीन्स कि जितना आपका मनी वेज है दैट विल एंटायरली कन्वर्टेड इनटू योर रियल वेज। जितना आपका मनी वेज होगा वो ऑटोमेटिकली क्या है, ये अज्यूम किया जाएगा कि वो रियल वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई सेव होता है तो वो पोर्शन इन्वेस्ट हो जाएगा। मीन्स दोनों ही फॉर्म्स में पैसा जो है ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्शन में लगाया जाएगा। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस, देयर विल बी मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर कुछ आपने सेल परचेज करना है तो वहाँ पे आप मनी यूज़ करोगे। बट क्लासिकल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पे बार्टर सिस्टम का एंड था और मनी का शुरुआत। सो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका फ्यूचर में क्रिटिसिज्म भी हम यहाँ पे करेंगे। सो ये बेसिक अजम्पशंस थी अगर आप शुरू करते हो क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो बहुत सारे हमारे मतलब कि वेरिएबल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। सो आपको भी मालूम है कि कैपिटल भी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, हम लैंड भी यूज़ करते हैं, लेबर भी यूज़ करते हैं। बट क्लासिकल थ्योरी का मेन कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को और लेबर को एन से डिनोट किया है। जी हाँ, प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे एक बार फिर से रियल वेज और मनी वेज का मीनिंग क्या है? रियल वेज मीन्स टू से परचेजिंग पावर। मीन्स एक्चुअल मनी को जब आप अपने परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कर देते हो गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वो आपकी रियल मनी है और रियल वेज है। और आपकी जो मनी वेज है जो आपको एज इनकम रिसीव हुई है, इन मनी रिसीव हुई है, दैट इज़ योर मनी वेज। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो लेबर है वो दो तरीके से इन्फ्लुएंस होती है। एक तो डिमांड फॉर लेबर और सेकंड इज सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड फॉर लेबर में क्या है? डिमांड फॉर लेबर में है कि जो प्रोड्यूसर है जिसको लेबर चाहिए वो लेबर की डिमांड करेगा। वो लेबर की डिमांड कब करेगा? अगर वेज रेट ज़्यादा है तब वो लेबर की डिमांड कम करेगा, वेज रेट कम है तो लेबर की डिमांड वो ज़्यादा करेगा। सो देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड रियल वेज ऑफ लेबर। सो ये क्लियर है कि वेज रेट ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर को लेबर कम चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा पैसे पेमेंट नहीं करना चाहता ज़्यादा लेबर के लिए। सेकेंड है सप्लाई ऑफ लेबर। मीन्स टू से कि अगर वेज रेट ज़्यादा है तो मार्केट से लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर वेज रेट कम है तो मार्केट से लेबर की सप्लाई कम होगी। सो इसके रिगार्डिंग हम डायग्राम देख लेते हैं जी। देखिए कि जब वेज रेट इतना था तो लेबर की डिमांड इतनी थी। पहले हम डिमांड फॉर लेबर बात कर रहे हैं। जैसे ही वेज रेट बढ़ता है तो डिमांड फॉर लेबर कम हो गई। सो ये देखिए
क्या हुआ कि वेज रेट बढ़ा तो डिमांड फॉर लेबर कम हो गई, जैसे ही वेज रेट कम हुआ तो प्रोड्यूसर ने ज़्यादा डिमांड कर दी। सो ये हो गया आपका नेगेटिव रिलेशन। सेम इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, बट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ लेबर एंड रियल वेज। वेजेस इतना था तो लेबर की डिमांड इतनी थी, सप्लाई इतनी थी, और जैसे ही वेज रेट बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ा दी, और जैसे ही वेज रेट कम हुआ उन्होंने सप्लाई ऑफ लेबर भी कम कर दी। सो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे दैट पॉइंट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये देखते हैं कि ये तो हो गया आपका लेबर और डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर का इक्विलिब्रियम, और फिर इस इक्विलिब्रियम पे हम प्रोडक्शन कितनी करेंगे तो वो भी देखिए कि यहाँ पे जब आपकी लेबर इतनी थी तो आपने प्रोडक्शन इतनी की, जब इतनी थी तो आपने इतनी प्रोडक्शन की। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा आपके इस इक्विलिब्रियम को तो वो होगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये था फुल डायग्राम कि किस केस के बीच में कहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होगा, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की बात होगी अंडर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है जी, ये था हमारा फुल फ्लैश जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और एक बात और कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस की बात की तो वो हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जो प्राइसेस हैं। सो इंटरेस्ट रेट मींस वो हमने पहले डिस्कस किया है कि सब जो हमारी सेविंग्स है उसके साथ इंटरेस्ट का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो सेम डायग्राम होगा जी बिल्कुल कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया वैसे वैसे क्या है आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट के केस में क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट कम हुआ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। तीसरी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस, जो आप हमारे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट हैं वो कहते हैं कि डिमांड जितनी भी आपकी सप्लाई होगी उतनी ही डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सो उनका एक स्टेटमेंट थी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी दैट इज MV इक्वल्स टू PT। MV स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट डिमांड, मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, कि कितने स्पीड में जो आपकी मनी है वो कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है प्राइस एंड ट्रेड ट्रांजैक्शंस, मींस ये आपकी होगी एग्रीगेट सप्लाई। तो उन्होंने बस एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का नाम चेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी। सो उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है क्वांटिटी ऑफ मनी की। क्यों? क्योंकि कहते कि जो हमारा वेजेस हैं वो मनी फॉर्म में हैं और बाद में वो कन्वर्ट होती हैं रियल वेजेस में जब वो गुड्स को परचेज करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने AS और PT की बात करी है कि यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको मनी की ज़रूरत होती है ताकि वो फ्यूचर में प्रोडक्शन कर सके और वेजेस पे ऑफ कर सके। तो वो कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई दैट इज़ PT इज इक्वल टू MV दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। और सेल्स लॉ का यही मानना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सो अब नेक्स्ट आता है जी क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको पॉइंट्स नहीं याद बट आपको अजम्पशंस याद हैं तो जितनी भी अजम्पशंस हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर दो। वहाँ पे आपने पॉजिटिव में लिखा था, आप उनके सामने नोट लगा दो। तो सबसे पहले आ गई फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं कि कोई भी ऐसी इकॉनमी नहीं है भी जहाँ पे आप कह दो कि हर एक बंदा सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। कोई वर्किंग कंडीशन से किसी को दिक्कत है, किसी को वेजेस से दिक्कत है, तो कहते हैं कि कोई भी इकॉनमी ऐसी नहीं है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो अचीव कर लो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट्स नहीं अच्छी मिल रही तो वो छोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि आप ऐसी इकॉनमी को फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्यों कह रहे हो। ये क्रिटिसाइज़ किया है हमारे केन्स ने, JM केन्स ने।
सेज लॉ ऑफ मार्केट इज अनरियलिस्टिक। तो कहते हैं कि सेज ने क्या कहा था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सो कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, अगर आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको यही नहीं पता कि मार्केट में चल क्या रहा है, बट दे विल परचेज। सो उस केस में कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि आप प्रोड्यूस करी जा रहे हो और ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगी। कहते हैं कि बिल्कुल रबिश अजम्पशन है ये। नेक्स्ट है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक। बिल्कुल जी, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने सेव करना है तो वो इंटरेस्ट रेट देखेगा तो वो जाके सेव करेगा, नहीं। अगर किसी ने सेव करना है, उसकी जो बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं तो वो सेव करेगा। अब हम नॉर्मल लाइफ में ये बैठ के थोड़ा सोचेंगे कि आज बैंक का सेविंग रेट क्या है भाई, फिर तो हम सेव कर ले, ऐसा थोड़ा होता है। तो इन्वेस्टमेंट के केस में भी सेव है कि अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है, किसी ने अपना प्रोजेक्ट लगाना है, किसी ने प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस नहीं है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। कहते हैं कि वेजेस जो हैं फ्लेक्सिबल हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है। कहते हैं कि आप कह रहे हो कि वेज कट जो है, वेजेस रिड्यूस करके आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लोगे, जो हमने पीछे पढ़ा कि हाँ जी, प्रोड्यूसर को अगर ज़्यादा पेमेंट करेगा तो वो लेस डिमांड करेगा लेबर की। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 100 की ज़रूरत है तो आप 100 ही डिमांड करोगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप वेजेस को माइंड में रखते हुए आप लेबर हायर नहीं करोगे। तो कहते हैं ये भी एक रबिश अजम्पशन है। नेक्स्ट अजम्पशन है, सप्लाई ऑफ लेबर इज़ नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। बिल्कुल, कहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। कहते हैं ये बेकार अजम्पशन है कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर वेजेस बढ़ गई तो आप मार्केट से लेबर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। नहीं, कई लेबर्स ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा चाहिए कि हाँ जी हमें सोशल बेनिफिट्स दे दो, लाइक हेल्थ सेफ्टी मिल रही है उनको, तो वो कम वेजेस के ऊपर भी काम करना पसंद करते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेजेस बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय वेज कट। तो यही बात मैंने पीछे डिस्कस की है कि आप कह रहे हो कि वेजेस कम करके मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लूँगा, बट जो कम वेजेस पे काम करने को तैयार ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप उनको कम वेजेस पे काम करवा लोगे। दूसरी बात है कि आजकल ट्रेड यूनियंस हैं, तो उनके होते हुए ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं, स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, आपको नुकसान होता है, आपको मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। तो कहते हैं कि ये अजम्पशन भी रबिश है, क्रिटिसाइज की जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से ही आप इक्विलिब्रियम ले सकते हो, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी ले सकते हो। ये आप क्रिटिसाइज किया है केन्स ने, J.M. केन्स ने। उनकी थ्योरी हम इन फ्यूचर ज़रूर डिस्कस करेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। क्लासिकल थ्योरी जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड में अप्लाई होती है और वो कहते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड में सब कुछ क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो कहते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड किसने देखा है, लॉन्ग टाइम पीरियड में तो कहते हैं सब एक्सपायर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आप लॉन्ग टाइम पीरियड की क्यों बात कर रहे हो, जो शॉर्ट टाइम पीरियड है आप उसकी बात करो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम पीरियड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो कहते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। और कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। कहते हैं जरूरी थोड़ा है कि और भी लॉज हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं। परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में ही अप्लाई होती है और बाकी मार्केट्स में ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। फिर आ गया क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की। आज का जो प्रेजेंट इकोनॉमीज़ हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ओपन इकोनॉमीज़ में। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उन्होंने क्लासिकल थ्योरी में उन्होंने नील कहा है, बट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ बेसिक क्रिटिसिज्म थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के। आई होप इस वीडियो से अगर आपको क्लासिकल थ्योरी के कोई भी डाउट्स और क्वेरीज थी वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी। बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी डाउट और क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।